नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 सीसी 6 के छात्रों के लिए पद्मावत की कथा पर आधारित 3 संवाद हो चुके हैं। यूं तो पाठ्यक्रम में नागमती विरह वर्णन विशेष रूप से पढ़ना है, पर उसे पढ़ने से पूर्व ऐसा लगा कि पद्मावत की कथा से परिचय आवश्यक है और उसी क्रम में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा की चर्चा हो चुकी है कि कैसे पद्मावती और रत्नसेन का विवाह होता है और उसके बाद विवाहोपरांत रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के साथियों की सभा में गए। उनके साथी रत्नसेन से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, जो साथ आए थे उनके। रत्नसेन ने उन सबको भी 16,000 पद्मिनी स्त्रियां दिलवा दी और सबकी शादी करा दी। और उसके बाद पद्मावत में जायसी ने षड ऋतु वर्णन खंड लिखा है कि पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया, उनका श्रृंगार किया और फिर 6 ऋतुओं में नायक नायिकाओं का संयोग घटित होता है। और उसके बाद नागमती वियोग खंड आता है, जो हमें पढ़ना है। कवि ने नागमती के विरह में जब नागमती है तो कैसे वह रहती है, कैसे उसका विरह के उद्गार होते हैं, उन सब का वर्णन किया। इसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही। बिल्कुल नागमती का शरीर सूख कर काटा हो गया, हमेशा प्रिय को याद करती रहती है, विरह ने उसे बहुत प्रभावित किया है। तो 12 मासा वर्णन है। 12 महीने में, साल के 12 महीने, 12 महीने में कैसे अलग अलग महीनों में नागमती पर विरह का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत अच्छा वर्णन पद्मावत ने किया है, जायसी ने किया है पद्मावत में। और तब नागमती संदेश खंड आता है। नागमती अपना विरह व्यक्त करती है, पर कहीं से आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, कोई उसे धैर्य देने वाला नहीं। और तब एक रात एक पक्षी की आवाज आती है। पक्षी बात करता है नागमती से कि आखिर क्या दुख है तुम्हें कि पूरी रात तुम विरह में काटती हो, रोती रहती हो। और पद्मावती उस पक्षी से अपने विरह की कहानी कहती है और द्रवित होता है वह पक्षी और तैयार होता है कि ठीक है, मैं सिंघलगढ़ जाऊंगा, सिंघल द्वीप, और वहां रत्नसेन से तुम्हारा संवाद कह दूंगा। पक्षी उड़ता उड़ता पहुंचा सिंघल द्वीप। एक वृक्ष पर बैठकर वह नागमती का संदेश कह रहा था और संयोग से रत्नसेन वहां आ गए और वह संदेश रत्नसेन ने सुना। और सुनते ही राजा का मन फिर चित्तौड़ पहुंच गया, अपने देश वापस। नागमती की याद आई, अपनी मां की याद आई। और तब वह गंधर्वसेन, राजा गंधर्वसेन के पास गया और उसने विनती की कि देखिए, आज मेरे यहां से एक पक्षी का आगमन हुआ और उसने मुझे संदेश दिया, तो अब मैं चित्तौड़गढ़ वापस जाना चाहता हूं। पद्मावती ने बहुत समझाया उसे
लेकिन रत्नसेन ने अपना मन बना लिया था, तो फिर पद्मावती भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। भांति भांति के उपहार आदि दिए गए उसे। बहुत धन धान्य से पूर्ण होकर वह राजा लौट रहा था अपनी पत्नी पद्मावती के साथ, रत्नसेन। और उसी समय उस यात्रा के क्रम में समुद्र उसके सामने आता है। समुद्र ने उससे धन मांगा, पर राजा ने धन दिया नहीं। राजा को लगा कि यह धन मैं क्यों दूंगा समुद्र को। और जब वह लौट रहा है तो आधे रास्ते में है, उसी समय विपत्ति आती है। खूब तेज आंधी चलने लगी, उसके जहाज तितर बितर हो गए। एक राक्षस आया और उसने जहाज को डुबो दिया। सारे साथी तितर बितर हो गए। पद्मावती बेहोश हो गई और समुद्र की बेटी लक्ष्मी ने उसे पकड़ लिया। जब होश आया पद्मावती को, तो उसने कहा कि मैं सती हो जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी रत्नसेन के बिना। रोने लगी और तब लक्ष्मी को दया आई और उसने रत्नसेन से मिलवा दिया। बहुत संक्षेप में कहानी कह रहा हूं। फिर रत्न आदि दिए समुद्र ने और उनको विदा किया। इस खंड का उद्देश्य यही है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। धन प्राप्ति के बाद भी अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ आगमन से उनके चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई होगी, तो उनकी पत्नी नागमती जो विरह में थी। और तब एक बाजा गाजा सब बजा। रात में राजा गया नागमती के पास, सारी कहानी कही, फिर सब लोग साथ रहने लगे। परंतु स्वाभाविक है कि अब रत्नसेन की दो पत्नियां हैं, नागमती पद्मावती। आगे चल के दोनों में विवाद हुआ, दोनों में कलह होने लगा। किसी प्रकार रत्नसेन शांत करता था। फिर संतान हुई रत्नसेन को। नागमती से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया नागसेन, और पद्मावती से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया कंवल सेन। इस बीच राघव चेतन की कहानी आती है। राघव चेतन के संबंध में एक अलग से संवाद करूंगा, उसके चरित्र को लेकर। तो खैर, राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक विद्वान था। राजा उससे नाराज हो गए और उसको अपने राज्य से निकाल दिया। और राघव चेतन जाकर मिल गया दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से। और वहां जाकर राघव चेतन ने अलाउद्दीन के सामने पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन किया कि सिंघल द्वीप की पद्मिनी स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं। और इसी क्रम में राजा ने उसके सामने राघव चेतन ने नायिका भेद वर्णन किया। और फिर विशेष रूप से उसने पद्मावती की चर्चा की। राघव चेतन ने पद्मावती का नक्षिक वर्णन किया, और पद्मावती का जो वर्णन उसने किया, उस वर्णन मात्र से ही अलाउद्दीन बेहोश हो गया। और उसके मन में पद्मावती के प्रति एक लोभ कामना होती है। राघव चेतन को बहुत पुरस्कार दिया उसने, और पहुंचा वह रत्नसेन के पास। और रत्नसेन ने भेजा उसे। रत्नसेन के पास बादशाह ने संवाद भेजा कि पद्मावती को वापस दो मुझे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रत्नसेन युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों की सेना आमने सामने हुई, भयानक युद्ध हुआ। और तब रत्नसेन को पता चला कि अरे, ये तो बहुत भयानक सेना है इसकी।
और अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा और तब अलाउद्दीन ने छल का सहारा लिया। उसने रत्नसेन को संधि प्रस्ताव भेजा, कहा कि मैं किला देखना चाहता हूं। रत्नसेन मान गया और राजा को उसने अपने यहां भोजन पर निमंत्रित किया। उसी क्रम में अलाउद्दीन गढ़ देखने गया और गोरा बादल नाम के नायक थे चित्तौड़गढ़ में। उन्होंने रत्नसेन को मना किया था कि तुम अलाउद्दीन से मेल नहीं करो, लेकिन माना नहीं। ऐसी परिस्थितियां थी। अलाउद्दीन पूरा गढ़ घूम रहा है और उसकी नजर पड़ती है पद्मावती पर, और पद्मावती को देखकर बेहोश हो गया। जैसे ही एक आईने में उसने छवि देखी पद्मावती की, अलाउद्दीन बेहोश हो गया। फिर अलाउद्दीन बाहर जाने लगा। राजा रत्नसेन उसे छोड़ने के लिए आए और जैसे ही दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, अलाउद्दीन के मन में तो छल था। कपट से उसने राजा को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर ले गया। रत्नसेन के बंदी हो जाने पर नागमती और पद्मावती दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी दोनों। कुंभल नेर का एक राजा था देवपाल, वह रत्नसेन का शत्रु था। रत्नसेन जब बंदी हो गया तो एक दूती को उसने भेजा, देवपाल ने। दूती ने पद्मावती को बतलाया कि वह भी सिंघल की ही रहने वाली है। उसने अपना परिचय दिया, झूठा परिचय, और उसने पद्मावती को बहकाना चाहा। और जब पद्मावती को उसकी असली मंशा पता चली तो उसने भगा दिया उसे। अलाउद्दीन ने फिर उसके बाद एक दूसरी स्त्री को भेजा पद्मावती के पास। नर्तकी थी वह, पद्मावती से मिली वह। पद्मावती पहले तो बहुत प्रभावित हुई उससे। उसने बताया कि देखो तो रत्नसेन बंदी है अलाउद्दीन के यहाँ, मैं जानती हूँ उसके बारे में, चलो मिलवा दूंगी उसे। लेकिन फिर जब समझ गई पद्मावती कि ये भी मुझे धोखा देना चाहती है, जब वो उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, तो उसे उसकी मंशा समझ में आ गई और पद्मावती की सखियों ने उसे भगा दिया। अब पद्मावती बहुत दुखी रहती थी। सहायता के लिए वह फिर गोरा बादल के पास गई। गोरा बादल की सलाह नहीं मानी थी राजा रत्नसेन ने, तो गोरा बादल थोड़े रुष्ट थे। लेकिन जब देखा कि रानी खुद मेरे यहां आ गई तो उन्हें बड़ी लज्जा हुई कि रानी को मेरे यहां आना पड़ गया, और उन्होंने वचन दिया कि हम लोग राजा को छुड़ाकर लाएंगे। बादल की मां ने उसे मना किया युद्ध में जाने के लिए, लेकिन बादल अपनी मां को समझाने में सफल हो गया। जब वो युद्ध के लिए जाने ही वाला था कि उसी समय उसका गौना हो गया, यानी वधु आ गई, उसकी पत्नी आ गई सामने। उसने भी रोकने की कोशिश की लेकिन बादल रुका नहीं। गोरा और बादल ने आपस में सलाह की कि भाई क्या योजना बनाई जाए। उन्होंने 1600 पालकियां सजाई, उसमें हथियारों से युक्त योद्धा बिठा दिए। ऐसा लगे कि जैसे, ऐसा दिखाया कि पालकी में रानी और दूसरी सहेलियां हैं उनकी, लेकिन वास्तव में वहां उस पालकी में कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि हथियारों के साथ योद्धा थे। वैसी ही एक पालकी पद्मावती की भी सजाई गई। शोर कर दिया गया कि इस पालकी में पद्मावती जा रही है, लेकिन वास्तव में उस पालकी में एक लुहार, लोहे का काम करने वाला बैठा था, और सबको यही कहा कि पद्मावती जा रही है अलाउद्दीन से मिलने। गुप्त योजना थी उनकी। ये लोग पहुंचे दिल्ली
और बादशाह के पास संवाद भेजा कि पद्मावती मिलने आई है आपसे, लेकिन एक शर्त है उसकी कि पहले वो रत्नसेन से मिलेगी, रत्नसेन को चित्तौड़गढ़ की कुंजी देगी और तब वो आपसे मिलने आ जाएगी। बादशाह खुश हो गया, बादशाह ने अनुमति दे दी। मिलने गई पद्मावती। पद्मावती क्या, उसमें तो एक लुहार बैठा हुआ था। लुहार ने जैसे ही रत्नसेन से उसका आमना सामना हुआ, रत्नसेन के बंधन काट दिए उसने और राजा मुक्त हो गया। बादल राजा को लेकर वहां से चल पड़ा। और इस बीच जो सेना आई तो फिर गोरा था वहां पे। गोरा ने सेना को रोका, भयानक युद्ध हुआ और गोरा वहां मारा गया। रत्नसेन मुक्त होकर वापस आते हैं। पद्मावती बहुत खुश हुई, कृतज्ञ थी वह गोरा बादल के प्रति। गोरा तो वीर गति को प्राप्त कर चुके थे, पर पद्मावती ने बादल के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट की, आभार प्रकट किया। बादल के घोड़े के पैरों को उसने अपने हाथ से दबाया, सम्मान प्रकट करते हुए। और फिर रत्नसेन और पद्मावती साथ रहने लगे। पर रत्नसेन की अनुपस्थिति में देवपाल ने जो अपनी दूती को भेजा था पद्मावती के पास, इसके बारे में पद्मावती ने रत्नसेन को बताया कि आप जब नहीं थे तो देवपाल ने ऐसा किया था। बहुत क्रोध आया रत्नसेन को और उसने देवपाल पे चढ़ाई कर दी। दोनों में युद्ध हुआ और रत्नसेन की भी मृत्यु हो गई और देवपाल की भी मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु उस युद्ध में हो गई। घर आते आते राजा का स्वर्गवास होता है और मरते समय राजा ने उत्तराधिकार सौंप दिया बादल को कि गढ़ अब तुम्हारा हुआ। पद्मावती और नागमती दोनों फिर दुखी हो गई कि भाई ये तो रत्नसेन की मृत्यु हो गई। दोनों सती होने के लिए तैयार हो गई। पति के शव के साथ चिता पर गईं और उन्होंने आग लगा ली, सती हो गई। और उसी समय अलाउद्दीन आता है आक्रमण के उद्देश्य से। उसने किला घेर लिया, पर जौहर हुई सब स्त्री, सारी स्त्रियां तो, कहने का मतलब कि सारे पुरुष तो युद्ध में मारे गए थे और पद्मावती जिसके लिए वह व्याकुल था वह तो प्राणांत कर चुकी थी सती बनकर। छार उठाई लीन एक मुट्ठी, उसके हाथ केवल एक कुछ राख आया। और इस प्रकार कथा का उपसंहार होता है। अलाउद्दीन को भी पता चला कि भाई जीवन में कुछ नहीं है, बस यही अंत में मिल जाता है, छार राख। और तब कवि एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कथा के संबंध में कि यह कथा एक अन्योक्ति है। ऊपर जो 14 भुवन है वो मनुष्य के भीतर हैं। तन चित्तौर है और मन राजा है। तन चितुर मन राजा कीन्हा। हृदय सिंघल है, बुद्धि पद्मिनी है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, गुरु सुआ है। नागमती, यह नागमती धंधा है, इस संसार में अपने पथ से भटकाने वाली है, ईश्वर के पथ से। राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया है। और जो भी इस कहानी को सुनता है वह उसे प्रेम की पीड़ा लग जाती है। रत्नसेन पद्मावती वगैरह कहीं नहीं है, केवल यश ही इस दुनिया में रह जाता है। और इसी बिंदु पर कथा समाप्त होती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इस अंत में जो छंद आता है जो अन्योक्ति सिद्ध करता है कथा को, उसे प्रक्षिप्त भी माना है। परंतु प्रक्षिप्त है या नहीं है, लेकिन कथा को दोनों रूपों में देखा जाता है।
यह कथा अन्योक्ति है या समासोक्ति है, इस पर हम लोग विस्तार से एक बार विचार करेंगे एक संवाद में। और खैर अभी अभी जो 3-4 संवाद हुए, इनका उद्देश्य पद्मावत की कहानी को आपके सामने संक्षेप में रखना था। मेरा ख्याल है कि आपकी दिलचस्पी थोड़ी हुई होगी कथा के प्रति, और हम लोग अब पद्मावत के दूसरे आयामों का परिचय अगले संवादों में स्थापित आपसे करेंगे। धन्यवाद, आभार आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।